विभिन्न देश, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न इतिहास, परंतु अंत सदैव एक समान। आर्थिक पतन, प्रतिभा पलायन, आंतरिक संघर्ष जो वास्तव में समाप्त नहीं होता। और सबसे विचलित करने वाला भाग जो हमने खुदाई में पाया वह यह कि अधिकांश स्थान शुरू में टूटे नहीं थे, वे टूटे बनाए गए। 7 राष्ट्र, 7 पतन, 7 कथाएं जिन्हें लगभग कोई भी एक दूसरे से नहीं जोड़ता। यद्यपि तंत्र हर बार एक समान है, हम जो सामने रखने वाले हैं वह सिद्धांत नहीं है, वह मत नहीं है, वह कठोर संख्याओं की श्रृंखला है, संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक रिपोर्टें और प्रलेखित सरकारी आदेश जो मिलकर एक प्रतिरूप चित्रित करते हैं जो इतना सुसंगत है कि तीसरे देश तक संयोग नहीं रह जाता। एक प्रतिरूप जहां कट्टरपंथी इस्लाम नामक वस्तु धर्म इस्लाम नहीं, सामान्य मुस्लिम सभ्यता नहीं, बल्कि एक विशिष्ट राजनीतिक धार्मिक ढांचा एक कार्यशील समाज के भीतर पकड़ बनाता है, राज्य या गली पर नियंत्रण करता है और फिर वह समाज अंदर से घुलने लगता है। बैंक ढह जाते हैं, वैज्ञानिक भाग जाते हैं, स्त्रियां सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाती हैं और राज्य रहना बंद कर देता है। आप अधिकांश इन संख्याओं को संध्याकालीन समाचारों में चलते नहीं देखेंगे, परंतु वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय, विश्व बैंक, ह्यूमन राइट्स वॉच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और स्वयं राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों की रिपोर्टों में खुले में बैठी हैं। हमने उन सबको पढ़ा और एक बार जब आप प्रतिरूप देख लेते हैं तो उसे अनदेखा नहीं कर सकते। और सबसे भयावह भाग वह नहीं जहां यह हुआ, वह यह है कि वही तंत्र अब भी फैल रहा है। अतः साधारण विचार से आरंभ करें जिसे अधिकांश लोग चुपचाप मानते हैं परंतु कभी जोर से नहीं कहते। ये 7 देश सफल होने वाले थे, किसी दूर की आदर्शवादी भावना में नहीं, बल्कि व्यावहारिक, साधारण, मापने योग्य अर्थ में। वह प्रकार जिसे अर्थशास्त्री स्प्रेडशीट में ट्रैक करते हैं और राजनयिक दूतावास भोजनों में जश्न मनाते हैं। 1960 के दशक में लेबनान मध्य पूर्व की बैंकिंग और सांस्कृतिक राजधानी था। बेरूत को पूर्व का पेरिस कहा जाता था एक कारण से, महानगरीय बहुसंप्रदायीय क्षेत्र के कुछ सबसे परिष्कृत वित्त और मीडिया का घर। निवेशक उड़कर आते थे, कोई भाग नहीं रहा था। 1969 से पहले ईरान में बढ़ता मध्यम वर्ग विश्व स्तरीय शिक्षा पाइपलाइन थी और वह यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक निर्यात कर रहा था, परंतु शरणार्थी के रूप में नहीं, सहकर्मी के रूप में। 1950 और 60 के दशकों में अफगानिस्तान में काबुल की गलियों में स्कर्ट पहने स्त्रियां घूम रही थीं, विश्वविद्यालय जा रही थीं, न्यायाधीश या रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रही थीं। उस युग की तस्वीरें आधुनिक काबुल जैसी नहीं बल्कि बेरूत जैसी लगती हैं। लीबिया अपनी समस्त राजनीतिक शिथिलता के बावजूद गद्दाफी के गिरने तक अफ्रीका में प्रति व्यक्ति सबसे धनी राष्ट्रों में से एक था। यमन एक पर्यटन स्थल था जिसकी ग्रह पर सबसे विशिष्ट वास्तुकला विरासतों में से एक थी। अरब इसे सदियों से अरबिया फेलिक्स या सुखी अरब कहते थे। अल्जीरिया को स्वतंत्रता पर तेल ढांचा और साक्षर जनसंख्या मिली, जिसके बारे में अनेक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि एक पीढ़ी के भीतर इसे उत्तर अफ्रीका की नेतृत्व की स्थिति पर धकेल देगी। अतः इनमें से कोई भी देश अभिशप्त नहीं था। आरंभिक रेखा पर उनमें से कोई भी असफल राज्य नहीं था। समीकरण में कुछ जोड़ा गया और प्रत्येक को तोड़ दिया गया। बेरूत से आरंभ करें। 1970 के मध्य तक लेबनान के भीतर एक समानांतर तंत्र बनना आरंभ हुआ। 1980 के दशक तक इसका नाम हो गया हिजबुल्लाह। ईरानी वित्त पोषित, इस्लामी क्रांति से वैचारिक रूप से बंधा और इतना अच्छे हथियारों से लैस कि मध्य पूर्व विश्लेषक उसे राज्य के भीतर राज्य कहने लगे। एक अलग सेना, एक अलग वित्तीय नेटवर्क, एक अलग विदेश नीति, सब वास्तविक लेबनानी सरकार के साथ साथ संचालित। लेबनानी राज्य के पास एक सैद्धांतिक एकाधिकार था जो हर सरकार को रखना चाहिए, बल पर एकाधिकार। परंतु हिजबुल्लाह ने उसे तोड़ा और एक बार वह एकाधिकार चला गया तो सब कुछ खुलने लगता है। किसी ब्रह्मांडीय नियम के कारण नहीं बल्कि एक ठोस नियम के कारण। बल पर एकाधिकार का अर्थ है प्रवर्तन का अभाव। प्रवर्तन का अभाव कर संग्रह का अभाव, कर संग्रह का अभाव सेवाओं का अभाव, सेवाओं का अभाव विश्वास का अभाव और विश्वास का अभाव बैंकों का अभाव। लेबनान में यही सटीक डोमिनो श्रृंखला घटित हुई। अक्टूबर 2023 और अंतिम 2024 की अस्थिर संघर्ष विराम के बीच
हिजबुल्लाह के इजराइल के साथ युद्ध ने लेबनान में 4000 से अधिक लोगों की जान ली और चरम पर लगभग 10 लाख लोगों को विस्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भौतिक क्षति 6.8 अरब डॉलर और व्यापक आर्थिक हानि 7.2 अरब डॉलर आंकी। पहले से ही टूटे देश को कुल 14 अरब डॉलर की मार। और जब हम टूटे कहते हैं तो हमारा तात्पर्य वास्तव में ठूटे से है। लेबनानी पाउंड ने 2019 से डॉलर के मुकाबले 98% से अधिक मूल्य खो दिया। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद लगभग 45% संकुचित हुआ। राष्ट्रीय गरीबी दर 25 से 74% तक उछली। लेबनानी नागरिकों ने अपनी जीवन बचत तक पहुंचने के लिए अपनी ही बैंकों पर हाथ बंदूकें तान दी, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र सामूहिक रूप से 72 अरब डॉलर से अधिक हानि और लगभग 124 अरब डॉलर जमी जमा राशियों पर बैठा रहा। मार्च 2026 में वॉशिंगटन और यरूशलेम के दबाव में लेबनानी सरकार ने औपचारिक रूप से हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया, कम से कम कागज पर, क्योंकि वह भाग जो संध्याकालीन समाचारों में कोई साफ नहीं कहता। जिस सप्ताह वह प्रतिबंध घोषित हुआ उसी सप्ताह हिजबुल्लाह फिर भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए। बेरूत बंदरगाह जांच 2020 विस्फोट की। हाँ, वह अभी भी 5.5 वर्ष बाद रुकी हुई है, क्योंकि व्यवस्था के भीतर राजनीतिक गुट जवाबदेही रोकते रहते हैं। एक बैंकिंग राजधानी ब्लैकआउट में बदल गई, एक संसद दर्शक में बदल गई, एक संघर्ष विराम जो वास्तव में टिक नहीं रहा, वह है लेबनान, और वह हमें ईरान तक ले आता है। पादरी को वैज्ञानिक के ऊपर रखा गया। स्वयं आयतुल्लाह खामनेई ने रिकॉर्ड पर शिक्षित पेशेवरों को सड़े दिमाग कहकर खारिज किया, जो यदि खुश नहीं हैं तो देश छोड़ दें। उन्होंने बड़े पैमाने पर ऐसा किया। 1969 से पहले विश्व भर में लगभग 5 लाख ईरानी मूल के प्रवासी थे। 2019 तक वह संख्या 31 लाख हो गई। लगभग 4% संपूर्ण ईरानी जनसंख्या विदेश में। 2024 स्टैनफोर्ड लिंक अध्ययन ने लगभग 7 लाख ईरानी मूल के व्यक्तियों को ट्रैक किया, जो विशेष रूप से उच्च शिक्षा विदेश में करने के लिए गए। ईरान के कुल अनुसंधान कार्यबल का 1/3 अब देश के बाहर कार्य करता है। लगभग 1,10,000 सक्रिय शोधकर्ता दूसरों की अर्थव्यवस्थाओं में योगदान दे रहे हैं, दूसरों की पत्रिकाओं में प्रकाशित कर रहे हैं, दूसरों के तकनीकी क्षेत्र बना रहे हैं। ईरानी शासन ने स्वयं इस प्रतिभा पलायन की वार्षिक लागत 150 अरब डॉलर आंकी, एक संख्या जो उस समय ईरान के संपूर्ण तेल राजस्व से अधिक थी। उन्होंने विचारधारा को खिलाने के लिए भविष्य को बहाया, और विचारधारा सस्ती नहीं है। 2023 में इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर के बजट में 200% की वृद्धि हुई। उसी बजट चक्र में उच्च शिक्षा को नाममात्र 13% वृद्धि मिली, जो 40% से अधिक मुद्रास्फीति के साथ वास्तविक कटौती थी। देखिए, वह फुटनोट नहीं है, वह वास्तविक में लिखी प्राथमिकताओं की घोषणा है। फिर जून 2025 आया। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान के विरुद्ध जो अब 12 दिवसीय युद्ध कहलाता है आरंभ किया। परमाणु सुविधाओं, कमांड ढांचे और ऊर्जा नोड्स को निशाना बनाया। उसने कुछ भी हल नहीं किया। वह 2026 की शुरुआत में दूसरे दौर के साथ फिर भड़क उठा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल संयुक्त हमले में सर्वोच्च नेता अली खामनेई मारे गए। आर्थिक क्षति विनाशकारी थी। रियाल पहले से ही मुक्त पतन में जनवरी 2026 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 लाख से आगे ढह गया। मुद्रास्फीति 47.5% पर पहुंची। खाद्य मुद्रास्फीति 105% से ऊपर चढ़ गई। ईरान के केंद्रीय बैंक को 1 करोड़ रियाल का नोट जारी करना पड़ा। ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा मूल्य वर्ग, सड़क दर पर लगभग $60 के बराबर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि ईरान की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.1% संकुचित होगी, जबकि मुद्रास्फीति लगभग 69% के करीब। वह देश जो कभी डॉक्टर निर्यात करता था, अब भौतिक नकदी समाप्त हो रही है। और फिर है अफगानिस्तान, वह केस स्टडी जो अनुभवी संयुक्त राष्ट्र विश्लेषकों को भी कैमरे पर स्क्रिप्ट से हटकर बोलने वाला बना देता है। 50 और 60 के दशकों में काबुल में मध्य एशिया की सबसे प्रगतिशील विश्वविद्यालय प्रणालियों में से एक थी। स्त्रियां केवल छात्राएं नहीं थीं, वे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायाधीश थीं। उस काल की तस्वीरें, और आप उन्हें किसी भी अफगानिस्तान ऐतिहासिक संग्रह में पा सकते हैं,
काबुल की गलियों में घुटने तक पोशाक पहने युवा स्त्रियां दिखाती हैं, बिना घूंघट, बगल में किताबें, हंसती हुई। फिर तालिबान, फिर 20 वर्षों का युद्ध, फिर अगस्त 2021 में फिर तालिबान। और इस बार प्रयोग लगभग किसी की भविष्यवाणी से आगे चला गया। 2026 तक अफगानिस्तान पृथ्वी पर एकमात्र देश है जो कानूनी रूप से छठी कक्षा के बाद लड़कियों को स्कूल जाने से मना करता है। वह अतिशयोक्ति नहीं है, वह एक विशिष्ट सत्यापित स्थिति है। एक देश, एक विश्वव्यापी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान लगभग 15 लाख लड़कियां माध्यमिक विद्यालय से बाहर हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला 2024 अफगानिस्तान लिंग सूचकांक अनुमान लगाता है कि यह प्रतिबंध अकेले अफगानिस्तान को हर साल हमेशा के लिए चक्रवृद्धि रूप से लगभग 2.5% सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान पहुंचाएगा। जनवरी 2026 में तालिबान और आगे गया। उन्होंने उन महिला सिविल सेवकों की नियुक्ति औपचारिक रूप से समाप्त कर दी जिन्हें 2021 अधिग्रहण के बाद घर रहने का आदेश दिया गया था, परंतु वे अभी भी 5,000 अफगानी प्रति माह नाममात्र वेतन ले रही थीं। वह वेतन गया, नियुक्ति आधिकारिक रूप से समाप्त, शून्य पारदर्शिता, शून्य उचित प्रक्रिया। नवंबर 2025 में लगातार दूसरे वर्ष अफगान चिकित्सा विद्यालयों ने बिना किसी महिला के उपस्थित स्नातक परीक्षाएं आयोजित की। चिकित्सा शिक्षा में महिलाओं पर प्रतिबंध 2024 से लागू है। यह प्रभावी रूप से भविष्य की महिला डॉक्टरों की पाइपलाइन बंद कर देता है। एक ऐसे देश में जहां पुरुष डॉक्टर अक्सर महिला रोगियों की जांच करने से मना किए जाते हैं। आप वह गणित करें, फिर ये जोड़ें। तालिबान ने पुण्य के प्रचार और दोष की रोकथाम पर एक कानून जारी किया, इतना कठोर कि महिलाओं को पोशाक नियमों का पालन न करने के कारण सार्वजनिक परिवहन और बाजारों से हटा दिया गया। 2026 दंड संहिता पतियों को, पत्नियों और बच्चों को शारीरिक रूप से अनुशासित करने की अनुमति देती है, बशर्ते हड्डियां न टूटें या खुली चोटें न हों। 80% महिला पत्रकारों ने नौकरी छोड़ दी। अफगान अर्थव्यवस्था 2021 से लगभग 30% सिकुड़ गई। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय का अनुमान लगभग 21.9 मिलियन अफगान, लगभग 45% जनसंख्या को 2026 में मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। आप उन संख्याओं तक दुर्घटनावश नहीं पहुंचते, आप उन तक नीति से पहुंचते हैं। तकफीर इस कट्टर उपयोग में दूसरे मुसलमान को धर्म त्यागी घोषित करना है। कोई जिसने इस्लाम छोड़ दिया इस आधार पर कि वह आपके विशिष्ट राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता। और एक बार जब आप उन्हें धर्म त्यागी घोषित कर देते हैं तो आप उन्हें साफ विवेक से मार सकते हैं। GIA ने इसे लिखित रूप में रखा। उनका नारा था, कोई तर्क नहीं, कोई युद्ध विराम नहीं, कोई संवाद नहीं। उनके कार्यक्रम के बाहर हर कोई लक्ष्य था और उन्होंने केवल अल्जीरियाई सरकार को नहीं निशाना बनाया। उन्होंने पत्रकारों, शिक्षकों, विदेशी श्रमिकों, किसान ग्रामवासियों को निशाना बनाया जिन्होंने मतदान किया। 70 से अधिक पत्रकार मारे गए, 100 से अधिक विदेशी। संपूर्ण गांवों का नरसंहार गला काटने की रातों में इतना ग्राफिक था कि संयुक्त राष्ट्र विशेष जांचकर्ताओं ने चुपचाप सबसे चरम निष्कर्ष प्रकाशित करना बंद कर दिया। जब अंधकार दशक समाप्त हुआ तो अनुमान मृत्यु संख्या 2 लाख तक पहुंचाते हैं। अधिकतर मुसलमान अन्य मुसलमानों द्वारा मारे गए। भौतिक क्षति $20 अरब, आंतरिक रूप से 10 लाख विस्थापित, और वह भाग जो अल्जीरिया के बाहर लगभग कोई नहीं बताएगा। उस दशक का आघात अभी भी देश चला रहा है। युद्धोत्तर अल्जीरिया चुपचाप ग्राहकवाद की ओर मुड़ा, उन जिलों को पुरस्कृत किया जो शासन के साथ खड़े रहे। पूर्व इस्लामी गढ़ों को कम ढांचा खर्च, कम शिक्षा निवेश, कम नौकरियों से दंडित किया। गृहयुद्ध स्वयं अक्सर अल्जीरियाई विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से सरलता से छोड़ दिया जाता है। एक संपूर्ण पीढ़ी राजनीतिक रूप से जम गई है 69 के दशक को दोहराने के भय से, जिसका नाम कोई जोर से लेने की अनुमति नहीं देता। और वह विचार जो GIA ने निर्यात किया वह हर जगह गया। वही तकफीर तर्क इराक में अल-कायदा, सीरिया में इस्लामिक स्टेट, नाइजीरिया में बोको हराम और सोमालिया में अल-शबाब का धार्मिक इंजन बना, जिस पर हम 1 मिनट में आएंगे। यमन को कभी अरबिया फेलिक्स या सुखी अरब कहा जाता था। सदियों तक यमनी कॉफी वैश्विक व्यापार का मुकुट रत्न थी। यमनी वास्तुकला, विशेष रूप से शिबाम और सना के ऊंचे मिट्टी ईंट के टावर पृथ्वी पर अद्वितीय थे। देश सबसे रणनीतिक शिपिंग मार्गों में से एक पर बैठा था, लाल सागर का प्रवेश द्वार। और फिर आए हूती, एक कट्टर धार्मिक आंदोलन जो जायदिया शिया मूल का परंतु ईरान द्वारा आकार दिया गया।
सशस्त्र और वैचारिक रूप से मजबूत। उन्होंने 2014 में राजधानी सना पर कब्जा किया। वे तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के साथ युद्ध में हैं और परिणाम पृथ्वी पर सबसे खराब मानवीय आपदा है। हम शीर्ष 5 आपदा की बात नहीं कर रहे, सबसे खराब में से एक नहीं, संयुक्त राष्ट्र स्पष्ट रहा है सबसे खराब। मार्च में प्रकाशित 2026 संयुक्त राष्ट्र मानवीय आवश्यकता और प्रतिक्रिया योजना अनुमान लगाती है कि 22 मिलियन से अधिक लोग, यमन की जनसंख्या का लगभग आधा, इस वर्ष मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। 18.3 मिलियन तीव्र खाद्य असुरक्षित हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 22 लाख से अधिक बच्चे तीव्र कुपोषित हैं। उन बच्चों में से 5 लाख प्लस गंभीर कुपोषण से पीड़ित बिना मदद मर सकते हैं। वित्तीय प्रणाली 2 भागों में बंटी। हूती व सरकार के 2 केंद्रीय बैंक। जुलाई 2025 में हूती ने बिना समन्वय मुद्रा छापना शुरू। एकीकृत नीति खत्म। जबरन वसूली, सहायता जब्त, झूठे आरोप पर गिरफ्तार कर युद्ध वित्त पोषित। 2026 तक 73 यूएन कर्मी हिरासत में। मिसाइलें सीवर पाइप से अधिक मायने तो हैजा भुखमरी हथियार अनिवार्यतः यमन साबित करता है। हूती मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अधिकांश स्वेज जाने वाले कंटेनर यातायात को केप ऑफ गुड होप के चारों ओर मार्ग बदलने के लिए मजबूर किया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सप्ताहों की देरी और अरबों की लागत जोड़ते हुए पृथ्वी के सबसे गरीब देशों में से एक में एक कट्टर समूह अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कर लगा रहा है। लीबिया वह स्थान है जहां यह कट्टरता एक भिन्न प्रश्न पूछती है। क्या होता है जब किसी समाज के पास संसाधन, एक कार्यशील तेल अर्थव्यवस्था और कोई शेष केंद्रीय प्राधिकार नहीं रहता? उत्तर, एक बाजार और अच्छे प्रकार का नहीं। गद्दाफी के 2011 में गिरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय धारणा थी कि लीबिया किसी प्रकार के लोकतंत्र की ओर संक्रमण करेगा। संसाधन मौजूद थे, साक्षरता दर अधिकांश पड़ोसियों से अधिक थी, तेल राजस्व अकेले एक क्रांतिकारी पश्चात पुनर्निर्माण को काफी आसानी से वित्त पोषित कर सकता था। इसके बजाय शून्य को सैकड़ों सशस्त्र समूहों ने भर दिया। उनमें से कई इस्लामी मिलिशिया जिन्होंने निरस्त्र होने से इनकार किया, स्वयं को क्रांति के रक्षक ब्रांड किया और चुपचाप सब कुछ चलाने लगे। सुरक्षा एजेंसियां, सार्वजनिक कंपनियां, यहां तक कि लीबिया के केंद्रीय बैंक से नकद हस्तांतरण। मिलिशिया कमांडर वे बन गए जिन्हें एक अटलांटिक काउंसिल विश्लेषक ने वास्तविक राजा कहा। लीबिया फिर विभाजित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एकता सरकार पश्चिम को नियंत्रित करती है। खलीफा हफ्तर की सेनाएं रूस और संयुक्त अरब अमीरात सहित बाहरी अभिनेताओं द्वारा समर्थित पूर्व को नियंत्रित करती हैं और बीच में हर कोई अन्य। आईएसआईएस ने एक समय सिरते शहर पर कब्जा किया। विदेशी भाड़े के सैनिक फिर आए। 2013 राजनीतिक अलगाव कानून ने विशेष रूप से पूर्व गद्दाफी युग के अधिकारियों को सरकार से प्रतिबंधित किया, जिसने प्रभावी रूप से राज्य को किसी को भी सौंप दिया जिसके पास इमारत पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त बंदूकें थीं। 2011 और 2021 के बीच अकेले लीबिया के संघर्ष ने अनुमानित 783 अरब लीबियाई दिनार, लगभग 60 अरब डॉलर खोई आर्थिक क्षमता की लागत लगाई। लगभग 70 लाख लोगों के देश में प्रति व्यक्ति गणना करें और फिर लीबिया असफल राज्य से भी बदतर कुछ बन गया। वह मानव तस्करी की आपूर्ति श्रृंखला बन गया जो रेगिस्तान के माध्यम से उत्तर इटली की ओर जा रही थी। हर दिशा में हथियार जा रहे थे। जिहादी लड़ाकों के लिए लीबिया क्षेत्र को साहेल, माली, बुर्किना फासो, उत्तरी नाइजीरिया में प्रक्षेपण स्थल के रूप में उपयोग करते हुए। जब कट्टर इस्लामी मिलिशिया किसी संसाधन समृद्ध देश में जीतते हैं तो कानून का शासन झुकता नहीं, वह वाष्पित हो जाता है और शून्य लंबे समय तक खाली नहीं रहता। जो अंततः हमें सोमालिया तक ले आता है वह केस जो साबित करता है कि कट्टरता एक बार जड़ जमाने पर साधारण नागरिकों की अनेक पीढ़ियों से अधिक जीवित रह सकती है, जिन्होंने कभी इसका कोई भी भाग नहीं चाहा। सोमालिया प्रभावी रूप से 1991 से असफल राज्य रहा है, 35 वर्ष। यह अधिकांश आप दर्शकों से अधिक लंबा है और कारण कि वह असफल रहता है जटिल नहीं है, वह एक संगठन है। अल-शबाब अल-कायदा की पूर्व अफ्रीकी शाखा और अमेरिका अफ्रीका सामरिक अध्ययन केंद्र के अनुसार अल-कायदा की विश्व में सबसे संचालनात्मक रूप से सक्रिय और सबसे धनी शाखा। 2025 के अंत तक अल-शबाब सोमाली क्षेत्र का लगभग 30% नियंत्रित करता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सोमाली संघीय सरकार से अधिक है। फरवरी 2025 में उन्होंने जो चाबेल आक्रमण कहलाता है आरंभ किया, व्यवस्थित रूप से उन जिलों को पुनः लेते हुए जिन्हें सोमाली सैनिकों और कबीली मिलिशिया ने 2022 प्रति आक्रमण के दौरान मुक्त किया था। जुलाई 2025 तक अल-शबाब बल मोगादिशु से 50 किलोमीटर से कम दूरी पर संचालित कर रहे थे। मार्च 2025 में उन्होंने सोमाली राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद की हत्या का प्रयास एक रिमोट डेटोनेटेड आईडी से किया। जब उनका मोटरसाइकिल काफिला राजधानी से गुजर रहा था, वह मुश्किल से बच गए। अक्टूबर 2025 में एक अल-शबाब आत्मघाती दस्ते ने सोमालिया की राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसी NISA के मुख्यालय पर छापा मारा। विला सोमालिया राष्ट्रपति भवन से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर उन्होंने बंदियों को मुक्त किया, उन्होंने खुफिया फाइलें नष्ट कीं और उन्होंने राजधानी के हृदय में ऐसा किया। सोमाली राष्ट्रीय सेना ने केवल 3 वर्षों में 10,000 से 15,000 हताहत झेले। परंतु वह क्या है जो सोमालिया को इस सूची के हर अन्य केस से भिन्न बनाता है? दूसरा, विशेषज्ञता का विचारधारा द्वारा प्रतिस्थापन। इंजीनियर के ऊपर पादरी को रखें। ईरान इसे डिजाइन द्वारा करता है, अफगानिस्तान इसे आदेश द्वारा करता है। परिणाम एक समान है। वे लोग जो वास्तव में अस्पताल, ग्रिड, विद्यालय प्रणाली चलाना जानते हैं, या तो चले जाते हैं या प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। तीसरा, एक छाया राज्य, एक समानांतर सशस्त्र संरचना जो सरकार के बल पर एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा करती है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, लीबिया में इस्लामी मिलिशिया, सोमालिया में अल-शबाब। जब समानांतर संरचना जीतती है तो संप्रभुता सजावटी बन जाती है। चौथा, खतरा गुणक। कट्टरता पर्यावरण संकटों, शरणार्थी प्रवाहों या आर्थिक पतन को हल नहीं करती, वह उन पर पलती है। सोमालिया का सूखा, यमन का हैजा, लीबिया का प्रवासी गलियारा, प्रत्येक संकट ईंधन बन जाता है। वह 7 अलग त्रासदियां नहीं हैं, वह एक तंत्र है जिसे 7 भिन्न प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया, 7 लगभग समान परिणाम उत्पन्न करते हुए। वास्तविक त्रासदी और वह बात जिस पर हम बार बार लौटते हैं, यह नहीं कि इन देशों पर आक्रमण किया गया, वे नहीं थे। त्रासदी यह है कि उन्हें अंदर से स्वयं को नष्ट करने के लिए राजी किया गया, अक्सर उन लोगों द्वारा जिन्हें वास्तव में विश्वास था कि वे चीजें बेहतर बना रहे हैं। और वह प्रश्न जो हम आपके सामने रखेंगे, 7 देश पहले ही यह प्रयोग चला चुके हैं, आंकड़े आ चुके हैं, मलबा फोटो खिंच चुका है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्टें सार्वजनिक हैं। अतः वास्तविक प्रश्न यह नहीं कि प्रतिरूप अस्तित्व में है या नहीं, यह है कि इन 7 देशों के बाहर कोई वास्तव में ध्यान दे रहा है या नहीं। इन 7 में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावित करता है? बेरूत का ब्लैकआउट, काबुल का प्रतिबंध या मोगादिशु का धीमा दम घुटना? टिप्पणियों में डालें। और यदि आप उन प्रतिरूपों पर अधिक अनफिल्टर्ड भू राजनीतिक विश्लेषण चाहते हैं जिन्हें अधिकांश आउटलेट छूते नहीं, सदस्यता लें। हम अभी आरंभ कर रहे हैं।